हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। मैं अभिषेक राव आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं राव बिट टॉपर शो में। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि राव बिट टॉपर शो में काफी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आते हैं। आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही खास मेहमान यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं। इनका नाम प्रवीण है और ये अभी वर्किंग में है, एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट पर है। और आप सभी लोगों को ये अपना वर्क लाइफ और किस तरीके से इन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में कैसे पढ़ाई की और एसएससी सीजीएल की एक सटीक आप लोगों को रणनीति बताएंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एसएससी सीजीएल 2023 का एग्जाम आने वाला है और आप सभी लोगों को एक बेस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर मैं तो ऑलवेज बताता रहता हूँ, लेकिन हमारे साथ जो खास मेहमान कनेक्ट हैं वो आप सभी लोगों को बताएंगे कैसे तैयारी करना है और एक्साइज इंस्पेक्टर कैसी जॉब है ये भी आप सभी लोगों को साथ में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो प्रवीण जी से जानेंगे और अपने बारे में बताएं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस। नमस्कार सभी को। मैं प्रवीण कुमार राजस्थान के जालोर जिले से आता हूँ। और सर आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो जालोर जिला है वो साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा कि हमारे गांव में हमारी फैमिली के लगभग 200 मेंबर होंगे, 50 घर होंगे, अप्रोक्स 200 मेंबर होंगे। तो पूरी 200 मेंबर में से एक मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने एमए किया है। और दूसरा मैं हूँ जिसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। इनके अलावा इन हम दोनों के अलावा किसी ने भी अब तक ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। अरे और इस बैकग्राउंड से आकर यदि मैं मतलब एसएससी सीजीएल निकाल पा रहा हूँ तो मेरी फैमिली के लिए और मेरे लिए रियल में गर्व की बात है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से बच्चे भी कुछ सीखें। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताऊंगा। मैंने सर बीएससी किया है, उसके बाद फिजिक्स में एमएससी किया है। और जब ये अपना कोरोना आया था उस टाइम हमारा एमएससी का फाइनल ईयर चल रहा था, घर से ही हमने एग्जाम वगैरह दिए थे। और उस टाइम मेरे दिमाग में आया था कि मेरे को एसएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और उस टाइम मैंने थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ऑनलाइन ही। और फिर सीजीएल 2020 से मैं सिलेक्टेड हुआ हूँ एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर। ओके ओके। तो जैसे कि आपने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया और ये अभी तक मैंने जितने भी टॉपर शो कराए हैं ये बहुत ही डिफरेंट था आपने बताया। और आप इस सिचुएशन से गुजरे हैं, तो मतलब आपको कैसे पता चला कि एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहिए और किसने आपको गाइड किया, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली हमारे यहाँ सर ज्यादा से ज्यादा हम ये सोच पाते हैं कि ग्रेजुएशन कर लो, बीएड कर लो और टीचर बन जाओ। मैं भी टीचर ही बनना चाहता था, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है और बीएड करनी पड़ती है। तो जब मैं अपना एमएससी कर रहा था तब मेरे को लगा कि टीचिंग चलो अच्छा जॉब है, लेकिन कुछ कर रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा और अच्छा कर लिया जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। एमएससी के दौरान मेरे को ये थॉट आया था कि एसएससी नाम का भी एक एग्जाम होता है जिसमें अच्छी पोस्टें होती हैं इंस्पेक्टर लेवल की। तो फिर उस टाइम मैंने सोचा कि मेरे को मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए भी मेरे को इतनी की इतनी मेहनत करनी पड़ती, बल्कि उसमें तो क्या होता है एमएससी करने के बाद 2 साल मेरे को बीएड में देने पड़ते। और उसके बाद मेरे को जब भर्ती आती फर्स्ट ग्रेड की, वो पूरा एग्जाम क्रैक करके फिर मैं फर्स्ट ग्रेड टीचर बन पाता। तो मैंने राइट। सोचा है इससे अच्छा है सीजीएल वाला है कि डायरेक्ट पीजी के बाद आप तैयारी कर लो। और मेरे को ये सही लगा कि इसलिए मैंने इसकी तैयारी करी। अच्छा अच्छा। तो मैं मतलब ये जानना चाहूंगा कि ये आपको सबसे पहले मतलब कैसे पता चला, एसएससी सीजीएल के बारे में कैसे पता चला। आप जैसे आपका बैकग्राउंड आपने सोचा भी था कि करियर में कि मुझे टीचिंग में जाना है, या आपको और लोगों ने गाइड भी किया होगा कि टीचिंग में काफी जा सकती है अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मोस्टली एमएससी अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सपना होता है टीचिंग में जाने का। तो एसएससी सीजीएल के बारे में किसने बताया, इसका मतलब किसका हाथ है आपको एसएससी सीजीएल की तरफ मोड़ने, एकदम बदल देना। सर एक तो मेरा फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड था, वो केडी कैंपस से तैयारी कर रहा था दिल्ली से। और दूसरा थोड़ा मैं बोलूंगा यूट्यूब का हाथ है, यूट्यूब से मैंने कुछ चीजें देखी थी। और मैं उस फ्रेंड ने मेरे को बताया कि इसमें ये चीजें होती है और मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो वहां से मेरे को लगा कि अब मुझे भी प्रिपेयर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस बैकग्राउंड से आपने बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपने जब एसएससी सीजीएल के बारे में सुना तो आपको ऐसा नहीं लगा कि एसएससी सीजीएल की तैयारी मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं इसमें इतना स्टूडेंट्स बैठता है और दिल्ली जाकर काफी स्टडी करते हैं, काफी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, तो आपके मतलब मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जरूर सर, एक बार ऐसा थॉट आता है। लेकिन उस टाइम मैंने थोड़ा सिलेबस देखा था कि मेन वेटेज इंग्लिश और मैथ का था।
तो मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो मैथ से मेरे को डर था नहीं। और थोड़ा मेरे को लगा कि मेरी मैथ अपनी अच्छी है तो रीजनिंग भी अच्छी हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक है दोनों। ठीक है। और फिर मैंने सोचा कि यदि मैं अपनी इंग्लिश को थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ और थोड़ा हल्का फुल्का रीजनिंग भी कर लिया तो ये एग्जाम निकल जाएगा। वो अंदर से कहीं ना कहीं मेरे को कॉन्फिडेंस था। और फिर मैंने ज्यादा नंबर की तरफ देखा ही नहीं कि कितने लोग उसमें बैठ रहे हैं, कितने सिलेक्शन हो रहे हैं। वो मतलब अपनी एनर्जी उस तरफ वेस्ट ना करके मैंने सिर्फ तैयारी स्टार्ट कर दी थी। राइट राइट, क्योंकि अपने को तो एक सीट से मतलब होता है। और मैं यहाँ पर अभी यूथ को बिल्कुल। देख रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ बहुत चीजें, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कंपटीशन लेवल तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन एक स्टूडेंट्स के पास काम बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि वो हर एक वीडियो को देखता है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बैठे हैं, कितने लोग, क्या कंपटीशन लेवल चल रहा है, ये सब वीडियोस ज्यादा देखता है। तो मुझे नहीं लगता कि एक स्टूडेंट्स अगर पढ़ने वाला है तो उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस पढ़ाई पे ही करना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि जो ऑनलाइन यूट्यूब पर इस तरीके की काफी वीडियोस बन रही हैं, उसको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर देखो, ऑनलाइन वीडियो भी अपने आप में हेल्पफुल रहती है, लेकिन वो कब हेल्पफुल रहती है? ऑनलाइन वीडियो का मेरे हिसाब से आपको इतना काम करना चाहिए। एक तो आपको टॉपर की स्ट्रेटजी जरूर देखनी चाहिए, वहां से आइडिया लगेगा कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। दूसरा, जो सिलेबस वगैरह हो गया, ये चीजें आपने देख ली। तीसरा, यदि आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आ रही है तो उसके लिए आप किसी टीचर को फॉलो कर लो। इन तीन चीजों के अलावा किसी और चीज के लिए, जैसे मतलब बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं लाइफ स्टाइल के वगैरह, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से नंबर वगैरह ऐसे ही, मतलब कुछ के कुछ जो भ्रमित करने वाले वीडियो उनमें नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि यदि राइट आप एक सही स्ट्रेटजी से तैयारी करोगे तो आप एग्जाम निकाल लोगे, क्योंकि जितना आप बता रहे हो उतना भी मुश्किल नहीं है ऐसा। राइट राइट राइट। तो मैं यही जानना चाहूंगा कि जैसे आपको सिलेबस देखा, तो आपने ऑनलाइन स्टडी की या ऑफलाइन स्टडी की, किस तरीके से आपने तैयारी की? सर मैं ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता था, लेकिन आपको पता होगा कि कोरोना के टाइम लॉकडाउन लग गया था, तो उस टाइम बिल्कुल कोचिंग बिल्कुल। कोई खुली थी नहीं। तो मेरे पास चॉइस थी, या तो मैं वेट करूं कि कब कोचिंग खुले और कब तैयारी करूं, या फिर मैं ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाऊं। ऑनलाइन में भी सर मैंने जो मैंने बताया कि मेरे फ्रेंड ने मेरे को गाइड किया था, उसी ने अनअकैडमी का कोई प्लस वाला ले रखा था सब्सक्रिप्शन। तो उसके आईडी और पासवर्ड मैंने लिए, उसी से मैंने थोड़ी बहुत तैयारी करी जो मेरे को लग रहे थे कि मेरे वीक टॉपिक है। वहां से मैंने अनअकैडमी से प्रिपेयर किए। फिर जब वो उसका प्लस सब्सक्रिप्शन उसने मेरे हिसाब से 3 या 6 महीने का ले रखा था, जब वो खत्म हो गया तो फिर मैंने यूट्यूब से तैयारी की। जो जो मेरे को लग रहे थे मेरे वीक टॉपिक है, वो मैंने वहां से यूट्यूब से कवर किए और साथ में सेल्फ स्टडी करी। तो ओके। मैं चाहता था कि ऑफलाइन मैं लो कोचिंग, लेकिन ऐसी कंडीशन ही नहीं बन हाँ, पाई कि मैं ले सकूं। उस टाइम मजबूरी थी, क्योंकि सभी ऑफलाइन कोचिंग बंद पड़ी हुई थी, क्योंकि कोरोना के टाइम से। और जी जी। मैं ये जानना चाहूंगा, आपका मतलब मैथ्स पहले से ही स्ट्रांग था? आपने जैसे कि अभी बताया था कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और आपका मैथ्स काफी अच्छा है, तो आप मैथ्स की स्ट्रेटजी बता सकते हैं आप बहुत ही अच्छे तरीके से? कि मैथ्स बहुत से स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है, एसएससी सीजीएल में हर कोई आता है वो मैथ्स से बहुत डरता है, या तो उसको पिक्चराइज इस तरीके से दिखा दिया कि मैथ बहुत टफ है एसएससी सीजीएल में। आप क्या कहना चाहोगे? मैथ्स की एक सुटेबल, एक शॉर्ट में स्ट्रेटजी बताइए। सर देखो, ऐसा है कि बीच में 2017-18 का पेपर एक मुश्किल आया था मैथ का। उस टाइम बहुत बड़ी हवा बन गई थी मैथ की। लेकिन अभी जो रिसेंट 21 का और जो 22 के पेपर हुए हैं, उनसे लग रहा है कि मैथ बहुत ही बेसिक आ रही है। ठीक है। तो इसके लिए मेरे को लगता है, एक तो आप अच्छे से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, भले आप किसी टीचर से कर लीजिए या ऑफलाइन कोचिंग से कर लीजिए। फिर प्रीवियस 3 या 4 ईयर जो रिसेंट ईयर में जो सवाल आए उनको आप निपटा दीजिए। और फिर साथ साथ में मॉक टेस्ट दे दीजिए। इतना काफी है मैथ को करने के लिए। और फालतू की चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहिए, इतना आपने कर लिया तो मैथ अच्छी हो जाएगी आपकी, श्योर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ना कि मैं, प्रवीण भाई, मैं देखता हूँ काफी स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की एक्चुअल। वो क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एक मतलब कोई एक सब्जेक्ट के लिए वो चार चार पांच पांच बुक उनके टेबल पे रखी रहती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बुक पढ़ने की जरूरत है। आप आपका सिलेबस कंप्लीट करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सीधा प्रीवियस ईयर पे जाना चाहिए। इसके बारे में आप क्या जी जी। बोलना चाहोगे? सर आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जो ये एग्जाम निकाला है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के बेस पे निकाला है। और जो प्रीवियस ईयर की बुकें थी वो भी शायद मैंने पूरी कंप्लीट नहीं की है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने मैथ के लिए राकेश यादव सर की बुक ली थी, जिसमें 9700 जो क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया था, उसमें से भी जो रिसेंट एग्जाम थे 3-4 साल के, वही सवाल किए थे।
पुराने जो 2000, 2002, 2005 में जो भी एग्जाम हुए वो मैंने सवाल को छेड़ा ही नहीं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता और वो लेवल ही अलग था। ठीक है, अभी कैसा एग्जाम आ रहा है, अभी कैसा लेवल आ रहा है, उस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैंने रिसेंट 3 या 4 साल के सवाल लगाए थे मैथ के लिए, और फिर मॉक टेस्ट दिया था, बस इतना ही किया था। और मेरे हिसाब से एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जो अपन को पहले से पता होता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है। आप देखिए बिल्कुल मोस्ट ऑफ 80% पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है, और बाकी जो नए सवाल आते हैं वो भी लगभग कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एकदम से कुछ नया आ गया। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पे पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं, बिल्कुल। मैथ के लिए तो फॉर श्योर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आते हैं, इंग्लिश पर, क्योंकि बहुत सा मतलब काफी स्टूडेंट्स तो इंग्लिश से लेकर बहुत परेशान रहते हैं। इंग्लिश का दर्द ही अलग है कि इंग्लिश तो समझ में ही नहीं आती है। आप बताइए आपने कैसे इंग्लिश को पढ़ा, कैसे तैयार किया, कौन सी टीचर को फॉलो किया, कौन सी बुक को फॉलो किया? सर हम भी देखो गांव के बैकग्राउंड से है, तो इंग्लिश में तो हाथ टाइट था हमारा भी। तो एक बात तो समझ में आ गई थी कि जैसे ये वोकेब वाला सेक्शन है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैंने टॉपर के भी इंटरव्यू देखे थे, उन्होंने भी बोला था कि आप कितना भी पढ़ लो कम ही पड़ेगा। इसके लिए मैंने क्या किया था सर, जो रानी मैम का यूट्यूब चैनल है, इंग्लिश बाई रानी मैम करके, उन्होंने एक अलग से प्लेलिस्ट दे रखी है वोकेब के लिए। और भी कोई डिफरेंट यूट्यूब चैनल थे जहां से भी मैं वोकेब पढ़ रहा था, उनको सेपरेट एक बुक में कॉपी में नोट कर रहा था। तो वक्त के साथ 6 8 महीने में मेरे पास बहुत अच्छा खासा एक कलेक्शन हो गया था वोकेब का। तो मेरी वोकेब की अच्छी खासी प्रिपरेशन उसी से हो गई थी। मैंने अलग अलग यूट्यूब चैनल देखे, जब भी मैं फ्री होता था वो वाले वीडियो देख लेता था। और जब भी मैं कुछ भी देख रहा था तो मैंने पहला यही काम किया, मैंने उसको नोट किया। क्योंकि यदि आप ऑनलाइन कुछ भी पढ़ रहे हो और उसको नोट नहीं कर रहे हो तो फिर वो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। फिर दूसरा मैंने क्या किया था सर, इसमें भी प्रीवियस ईयर भी मैंने रिलाई किया था। इंग्लिश में जैसे एरर वाला सेक्शन होता है, उसमें नंबर ज्यादा करते हैं। तो पहले मैंने रानी मैम की कुछ क्लासें थी अपने यूट्यूब पे ही, वहां से मैंने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए। फिर उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया उन सवालों पे। और सवाल भी सर एरर के प्रीवियस ईयर के बहुत सारे सवाल थे, उनको बार बार पढ़ने से अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि हाँ एसएससी इसी टाइप के और इसी सवालों में हमको अटकाता है। तो वो उस तरीके से मैंने उसको इंग्लिश को भी प्रिपेयर कर लिया था। और वोकेब का एक दूसरी तरफ हो ही गया था, तो इस तरीके से मेरे एवरेज नंबर और सही नंबर आ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितनी भी हमारी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, तो ये काफी अच्छी स्ट्रेटजी प्रवीण जी ने शेयर की है, और आप भी इसी तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो बहुत बेस्ट कर सकते हैं। और अब चलते हैं जीके और जीएस पर। क्या मतलब किस तरीके की स्ट्रेटजी, आजकल बहुत से स्टूडेंट जीके और जीएस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब इग्नोर करना मुश्किल पड़ सकता है। तो आपने जीके और जीएस को किस तरीके से तैयार किया? सर जीके जीएस में मैंने जैसे ऐसा था कि हम साइंस बैकग्राउंड से थे, तो जीके का इतना आइडिया था नहीं। तो सबसे पहले तो मैंने सर एक टीचर को फॉलो किया, जहाँ से एक बार कंप्लीट मैंने जो भी सब्जेक्ट मेरे को मुश्किल लग रही थी वो मैंने एक बार निपटा ली। जैसे अपना पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, ये सारी सब्जेक्ट मैंने एक बार किसी सर से पढ़ी और उनको नोट डाउन किया। फिर इसके साथ मैंने सर एक घटना चक्र की बुक ली थी प्रीवियस ईयर की। घटना चक्र में सर क्या होता है कि कुछ सवाल होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और उस बुक में वो बार बार हर साल दिए हुए कि पहले इस साल में आया था, फिर इस साल में आया था। ठीक है। तो एक का एक सवाल आप मतलब उस चैप्टर में 3 4 बार पढ़ लेते हो, और उसके नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन भी लिखा रहता है। वो सब चीजें पढ़ने से क्या वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाता है। तो ये एक राइट। अच्छा रहा था मेरे को कि घटना चक्र के जो मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़े उन सवालों को किया, तो पढ़ते पढ़ते ही वो चीजें याद हो गई थी। तो बुक मैंने ये फॉलो की थी घटना चक्र। और किसी जो भी मेरे को नहीं आ रही थी सब्जेक्ट, वो मैंने किसी सर को यूट्यूब पे देख लिया और उनके नोट्स बना लिए, ये किया था सर मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने घटना घटना चक्र को फॉलो किया जीके के लिए, और ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस देखी आपने। अच्छा, चलिए अब एक सब्जेक्ट है रीजनिंग। और रीजनिंग क्या है कि इजी भी है और टफ भी है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, या सीनियर ने पहले मतलब होता था कि रीजनिंग को इग्नोर करके काम चल जाता था, लेकिन अब तो पैटर्न चेंज हो गया है। तो रीजनिंग के बारे में क्या बोलना चाहोगे, और रीजनिंग को कैसे मतलब फोकस करना चाहिए? रीजनिंग के बारे में बताएं। और मुझे लगता है कि रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है अब। जी जी सर, पहले टॉपर बताते थे कि रीजनिंग से मॉक टेस्ट कर लो आपका प्रीपेयर हो जाएगा। बट अब ऐसा है कि रीजनिंग कभी भी फिर भी ले सकता है, मतलब आप बिल्कुल उसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। तो कुछ बिल्कुल टॉपिक है जैसे सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह वाले हो गए, नंबर सीरीज हो गए, उनको आपको स्पेशली एक बार प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा।
ठीक है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप किसी एक टीचर को फॉलो करो जिसका भी आपको समझ में आ रहा है। एक बार जो मुश्किल मुश्किल टॉपिक है जिसमें हम अटकते हैं, ज्यादा टाइम लग जाता है, उन टॉपिक को आपको करना चाहिए। और साथ साथ में प्रीवियस ईयर के भी सवाल करने चाहिए। मतलब रीजनिंग को आप सिर्फ मॉक टेस्ट के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते। कुछ एक टॉपिक रहेंगे, उनको आपको करना ही करना है, उन पे कमांड बनानी ही पड़ेगी। क्योंकि बिल्कुल वही बिल्कुल। सवाल आपको अटकाते हैं और पीछे रह जाते हैं। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का कोई सवाल आ गया और उसमें आप फंस गए, उसमें 2-3 मिनट 4 मिनट एक्स्ट्रा लगा दी, तो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन से दूर ले जाता है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल कि रीजनिंग को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, और एक बार जो भी मुश्किल टॉपिक है उनको जरूर प्रिपेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि होता क्या है कि स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस रीजनिंग को लेकर इसलिए बन जाता है क्योंकि वो, मान लो कि एक कोई भी क्वेश्चन आया और उसमें क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, लेकिन वो ये ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन को हमने कितने समय में सॉल्व किया। तो ये बहुत मैटर करता है। टाइम मैनेजमेंट आपके पास एसएससी सीजीएल में होना बहुत जरूरी है। और काफी अच्छी आपने स्ट्रैटेजी बताई। और मैं अब यही चलूंगा थोड़ा सा, मतलब जब स्ट्रगल करके ना रिजल्ट आता है तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और आपने जब स्ट्रगल करके आपने एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट ली, तो उस दिन कैसा लगा? आपने, आप बोल रहे हैं कि आप गांव से बिलोंग करते हैं और आपने सिचुएशन भी बताई, तो आपको उस दिन कैसा लगा? आपके फैमिली बैकग्राउंड, आप फैमिली मेंबर्स को कैसा लगा? मतलब सर वो शाम के टाइम आया था रिजल्ट, मेरे को अभी भी याद है। तो जैसे ही रिजल्ट देखा, एक तो मतलब विश्वास नहीं हुआ कि रियल में जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपन ने वो पोस्ट निकाल दी जो अपन ने ड्रीम देखा था। तो सबसे पहले तो मैंने वास्तव में भगवान से मतलब उनको थैंक यू बोला कि मतलब मेरी जॉब लग गई। फिर पापा को बताया, पापा को एकदम से विश्वास ही नहीं हुआ कि मतलब क्या हो गया ये। राइट। मतलब उस टाइप का मोमेंट था, और बहुत ही अलग ही मतलब खुशी थी। पापा के आंखों में तो आंसू भी आ गए थे कि भाई अपनी फैमिली से पहली बार कोई गवर्नमेंट जॉब में गया है। और फिर बहुत पापा बढ़िया। ने स्टेटस भी लगाया। और सर उसके बाद जो मोबाइल फोन, पापा के फोन पर जो फोन आने लगे थे और व्हाट्सएप पे अलग अलग मैसेज आ रहे हैं, मतलब वो अलग ही मोमेंट था। और बिल्कुल उस टाइम मेरे बिल्कुल। को याद है कि कम से कम 4 घंटे हम एक ही जगह बैठे रहे, कितने लोगों ने फोन किए। क्योंकि सर हमारे पूरे गांव के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था ये। क्योंकि गांव से राइट। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी नहीं था। और राइट, गांव से बहुत बड़ी मतलब बात है। आप बोल रहे हो कि इंस्पेक्टर पोस्ट निकाल रहे हो, तो ये गांव के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो वो रियल में सर मोमेंट था। और उस मोमेंट में जो आप अपन पेरेंट्स के फेस पर जो मैं खुशी देख पा रहा था, वो मेरे लिए रियल में लग रहा था मेरे को कि मैंने जो भी एफर्ट डाला उसका मेरे को फल मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इस मूवमेंट को मतलब तभी फील किया जा सकता है जिस दिन मतलब इतना स्ट्रगल करके और रिजल्ट आए और फैमिली मेंबर्स के सामने आप प्रेजेंट हो, और मतलब आपके माता पिता जब देखें, प्राउड फील करें। तो जितने भी ऑडियंस है, एक बार आप लोग मेहनत करो, मतलब जी जान से, कुछ भी हो जाए, मतलब एक बार रिजल्ट जिस दिन आएगा ना, उस दिन मतलब जो प्रवीण जी को फीलिंग्स आई वो आपको भी जरूर आएगी। और मैं तो यही सर चाहता हूँ। एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि हम सर मारवाड़ी लोग हैं, तो अच्छा। मारवाड़ी लोग धंधे में एक्सपर्ट होते हैं। हमारे अच्छा। पास ऑप्शन ही ये होता है कि आप थोड़ा 10वीं 12वीं अपन ने की और धंधे पे चले आओ। तो हमारे साइड के मोस्ट ऑफ लोग यहाँ मुंबई में काम करते हैं। अच्छा। तो हमारे गांव के एक है, मतलब बहुत अच्छी मोबाइल कंपनी है, मोबाइल की एसेसरी की कंपनी है। अच्छा। और मतलब अच्छी है, अभी ये नेशनल लेवल पे उनका नाम है, इतनी अच्छी कंपनी है। और वो अच्छा। उसके जो डायरेक्टर है वो हमारे गांव के ही है। तो उनका ये मानो कि 12 महीने की 100 करोड़ की कमाई होगी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। अच्छा। अच्छा। उन्होंने मेरे को बुलाया उनके ऑफिस में। और फिर हमने जो आपस में बात की, पहली बार मैं भी उनसे मिला था और वो भी मेरे से पहली बार ही मिल रहे थे। तो वो भी बता रहे थे कि अपने गांव से आप इस लेवल पे आए हो, तो हमें बहुत खुशी हुई। और वो मेरे को जिस तरीके से रेस्पेक्ट दे रहे थे, उससे मेरे को लगा कि वास्तव में पढ़ने का आपको जो भी मतलब अपन एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं आपको फल मिलता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो वो रियल बिल्कुल। में मेरे लिए मोमेंट था कि इतना बड़ा आदमी अपन को रेस्पेक्ट से बात कर रहा है और इतना सब कुछ कर रहा है अपने लिए। राइट मैंने राइट। एक और बात सर, अपन सोचते हैं जब तैयारी करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। मेरा मानना है कि देखो जैसे अपन तैयारी कर रहे होते हैं, अपने पास एंड्रॉइड मोबाइल होता है, छोटा सा कमरा होता है, ठीक है। तो जब मैं तैयारी कर रहा था, मैं भी ये सोच रहा था कि एक दिन अपना भी दिन आएगा, अपन भी आईफोन लेंगे, अपन भी बड़े बिल्कुल। कमरे में रहेंगे। तो मतलब वो सब चीजें अभी पूरी हो रही है और मैं उसको फील कर पा रहा हूँ। मैंने जॉब लगते ही अभी आईफोन ले लिया 14 प्रो, जो भी लेटेस्ट है। राइट। और अच्छा 1 BHK में अभी मैं रह रहा हूँ, अकेला रह रहा हूँ। तो ये मेरे को लग रहा है कि होता क्या है, देखो एसएससी का सर ऐसा है कि 6 से 8 महीने आपको एक डेडिकेटेड तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, उस महीने उस दौरान आपको एक सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता है कि उस सेक्रीफाइस करने से उसकी वर्थ है।
क्योंकि 8 महीने की तैयारी से यदि आपको लाइफ टाइम की सिक्योरिटी मिल जाती है तो तैयारी करने में क्या हर्ज है। मतलब जो आप सोच पा रहे हो वो सब पा सकते हो, तो क्या दिक्कत है, तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ स्टूडेंट को कि 6 से 8 महीने आप लग जाओ। अब जितना सेक्रीफाइस करोगे उससे कई गुना आपको रिटर्न मिलेगा, ये गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स की लाइफ में कुछ ना कुछ सपने होते हैं, सपने पूरे करने हैं, तो उसके लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। और फिर बाद की जी लाइफ में जैसे कि अभी प्रवीण जी बता रहे हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं आपने भी सपने देखे होंगे, तो आप भी फुलफिल कर सकते हो। बस ये है, मेहनत करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं उससे बेहतर आपका मतलब एक करियर फ्यूचर काफी सेट हो जाता है। ये बहुत ही मतलब 6-7 महीने की मेहनत है। देखो, पढ़ाई में किसी जी का जी। मन नहीं लगता है, लेकिन 6-7 महीने पढ़ लो अच्छे से, फिर उसके बाद एंजॉय करो, थोड़ा सा लाइफ को जियो। और भी चीजें होती हैं, वो भी आपको मतलब करना ही है सब कुछ। तो थोड़ा सा मेहनत कर लो 6-7 महीने, और काफी अच्छा कर सकते हो। तो मैं ये जानूंगा कि मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर, इसका मतलब काफी भौकाल है। जब भी देखो तो मतलब कहीं ना कहीं यूट्यूब पे भी देखो तो काफी वीडियोस देखने को मिल जाती है। और काफी लोग जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, वो एक्साइज इंस्पेक्टर को मतलब कहीं ना कहीं इस पोस्ट को थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। तो ऐसा क्या है इसमें, मतलब भौकाल टाइट ऐसा क्यों, मतलब इसके बारे में आप बताइए। देखो सर, इसमें ऐसा है कि अपने साइड जो मोस्ट ऑफ लोग होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबको आइडिया होता नहीं है। दो ही पोस्टें ऐसी है जिनसे लोग रिलेट कर पाते हैं। एक तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सब लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स वाले हैं। और दूसरा, लोगों ने एक्साइज इंस्पेक्टर तो नहीं सुना होता है, लेकिन वर्दी सबको सबको पता है कि राइट पुलिस राइट। की वर्दी है। तो इसमें जो यूनिफॉर्म मिल जाती है, मेन भूखा सर उसका है। लोग रिलेट कर पाते हैं, इसलिए लगता है कि हाँ कि बहुत सही है। तो भोकाल तो सर देखो है, ऐसी बात नहीं है। और जितना यूट्यूब पे बता रहे हैं उतना भी नहीं है, दोनों चीजें। राइट राइट। लेकिन बात ये कि लोग रिलेट कर पा रहे हैं उस चीज से, इसलिए लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और वो सही भी लगता है। तो बात बिल्कुल। यही है। बाकी और भी बाकी जो पोस्टें हैं वो भी अच्छी पोस्टें हैं, लेकिन उनसे लोग क्या रिलेट नहीं कर पाते। जैसे एग्जामिनर की पोस्ट होगी, तो राइट। एग्जामिनर कहाँ होता है, जहाँ कोस्टल एरिया होता है वहीं पे होता है। तो गांव के लोगों को तो नहीं पता है ना कि एग्जामिनर क्या हाँ। काम करता है। लेकिन इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, इनसे लोग क्या करते हैं, रिलेट कर पाते हैं। इस वजह से उनका भोकाल थोड़ा बड़ा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारी ऑडियंस है, मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर देखो होता क्या है कि एक प्राउड, एक कॉन्फिडेंस आता है जब ना वर्दी पहने होते हैं ना। और मतलब खुद में एक अच्छा फील होता है, वो भौकाल होता है। और मतलब जिस तरीके से आप लोग समझ रहे हैं कि वैसी भौकाल होगा अलग तरीके का, तो वो भौकाल नहीं। मतलब एक वर्दी का जुनून होना चाहिए, एक वर्दी अच्छी लगती है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। अभी वर्क के बारे में भी जानेंगे, क्या वर्क होता है एक्चुअल एक्साइज इंस्पेक्टर का, इसके बारे में बताइए। सर अभी मेरे को वर्क में रेंज मिली हुई है। रेंज में हम क्या करते हैं कि कुछ फिक्स पिन कोड होते हैं। जो पिन कोड के अंदर जो एरिया आता है, उसमें जो भी टैक्स पेयर आते हैं वो हमारे अंडर में होते हैं। जैसे अभी मेरे रेंज में अप्रोक्स 1500 टैक्स पेयर है। उन टैक्स पेयर को कुछ भी काम होता है तो उनकी से जो डील करते हैं वो हम करते हैं। अब बेसिकली काम क्या रहता है, एक तो सर देखो जैसे एक फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन कब होता है, जब कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करता है, तो आपको क्या करना होता है कि फिजिकली जाके उसके प्लेस को वेरीफाई करना होता है कि जहाँ से इसने ये जीएसटी नंबर लेना चाह रहा है वहां पे रियल में उसकी शॉप है या नहीं है। तो सर देखो, डिपार्टमेंट की आपको गाड़ी मिलती है, ठीक है, और ड्राइवर होता है। आप जहाँ मतलब बोलोगे ड्राइवर को, वो आपको लेके जाएगा, आप उस प्लेस पर जाओगे, उस प्लेस को वेरीफाई करोगे। जो भी टैक्स पेयर होगा उससे आप बातचीत वगैरह करोगे, जो भी डिटेल उससे लोगे, तो वो अपने आप में एक लगता है कि रियल में आप कुछ कर रहे हो, और वो फील भी अच्छी आती है। ठीक है, तो एक तो ये काम हो गया। दूसरा ऑफिस वर्क होता है। ऑफिस वर्क में क्या होता है कि सर जो भी रिटर्न वगैरह वेरीफाई होते करते हैं हम, किसी को नोटिस वगैरह भेजना है तो वो भेजते हैं, तो ये सब सारी चीजें होती है। तो ऐसा मैं बोलूंगा कि रेंज में सर देखो काम ऐसा है कि आप बोर तो नहीं होंगे, और हर बार आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मजा भी आ रहा होता है। तो राइट। वो चीज है, मतलब ये है कि एक्साइटिंग तो है जॉब। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि ये भी जानना चाहूंगा कि एक्साइज इंस्पेक्टर जब न्यू ज्वाइन करते हैं तो कितनी सैलरी मिलती है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन ये अक्सर आता रहता है कि सैलरी कितनी है एक्साइज इंस्पेक्टर की। सर ऐसा था कि हमने दिसंबर एंड में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो जो अपना फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो जनवरी फरवरी और मार्च की जो भी हमारी सैलरी आई थी उसमें आए थे 78 के आए थे, ओके। क्योंकि उसमें इनकम टैक्स वगैरह कट नहीं हुआ था।
तो पहले महीने आपके अकाउंट में 78 के आ रहे हैं, तो मतलब उसकी फील तो आप समझ ही सकते हो। राइट राइट जब 2-2 हजार रुपए के लिए जरूरत पड़ती थी, दोस्त से मांगते थे कि भाई करवा दे, आज पार्टी करनी है वगैरह वगैरह। राइट फिर एक राइट। साथ आपके 78 के आ रहे हैं, तो मतलब वो लगता है कि वास्तव में मजे आ रहे हैं। बिल्कुल दूसरा, बिल्कुल। अभी सर जैसे इस साल क्या हो रहा है कि आपका इनकम टैक्स भी कटेगा, तो अभी जो सैलरी आ रही है वो 78 72 समथिंग आ रही है। ओके 72 के अभी आ रही है। ओके ओके। हाँ, डिपेंड भी करता होगा कि पोस्टिंग किधर है, ये भी पैरी करता होगा। राइट हाँ सर, वो सिटी का है कि एच सिटी और वाई राइट सिटी या राइट। जेड सिटी, उसके ऊपर ही है। बाकी सभी लेवल 7 की जो भी पोस्ट है, सबकी सैलरी सेम है। ओके ओके। अच्छा, तो इसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसिलिटी मिलती है, कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ अलाउंसेस वगैरह रहता है क्या इसमें? सर जैसे मैंने सैलरी बताया, उसके अंदर ही इंक्लूड होता है, ट्रांसपोर्ट अच्छा। अलाउंस भी होता है। ठीक है। दूसरा हाउस रेंट अलाउंस होता है। हाउस रेंट में ऐसा होता है कि अभी जैसे 2 BHK क्वार्टर के लिए हम एलिजिबल होते हैं, जो भी इंस्पेक्टर होते हैं, तो आपको 2 BHK क्वार्टर मिलता है। और यदि वो आप अवेल नहीं करते हो, तो उसके बदले आपको हाउस रेंट मिल जाता है। ये रहता है सर। ओके ओके। तो वही है, आपने काफी कुछ बताया, एक्साइज इंस्पेक्टर की वर्क लाइफ भी बताई और अपनी भी पर्सनल वर्क लाइफ भी बताया, काफी आपने मेहनत की। और मैं तो यही चाहूंगा कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब उन्हें काफी, मतलब वो मोटिवेट, देखो हमेशा आप होता ना कि वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप स्ट्रैटेजी देख सकते हो, आप सब कुछ देख सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो रियल सिचुएशन होती है ना, वो आपका मोटिवेशन होती है। आपको कहीं जी ना सर। कहीं अगर आगे बढ़ना है तो आपकी वो रियल सिचुएशन, आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो मेहनत करनी पड़ेगी। और प्रवीण जी ने आपको बहुत कुछ, बहुत ही एक्सप्लेन, बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को समझाया किस तरीके से तैयारी करना है, कैसे फॉलो करना है। और YouTube पर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वीडियोस बन रही हैं उनको थोड़ा सा कम फॉलो करें, अभी आजकल कंट्रोवर्सी भी चल रहा है, तो ये सब चीजें आपके लिए मतलब नहीं है। आप सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को फॉलो करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप 2023 स्टूडेंट्स के लिए क्या बोलना चाहते हैं? तो इतना ही बोलूंगा कि जो अभी कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही है उसमें ना पड़े। कंट्रोवर्सी उनको मजबूरी में चलानी पड़ रही है, क्योंकि अभी मैथ का वो लेवल रहा नहीं है। राइट राइट तो आप मतलब किसी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए जिसका आपको समझ में आ रहा है। आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा, मैं ये बिल्कुल। बोलना चाहूंगा कि अभी जितना भी अपना 2023 में CGL के लिए जो भी आपको टाइम बच रहा है, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए और अपनी पूरी मेहनत झोंक दीजिए। क्योंकि एक बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जितनी मेहनत झोंकेंगे, जितना भी सेक्रीफाइस करेंगे, जितने भी एफर्ट लगा रहे हैं, उसका कई गुना आपको रिटर्न मिलेगा सिलेक्शन होने के बाद। ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप मतलब मेहनत कीजिए और CGL को 2023 को क्रैक कीजिए। विश यू ओके। ऑल द एक बेस्ट। लास्ट में एक पॉइंट पे भी चर्चा करूंगा, थोड़ा सा वो मिस हो गया, मॉक टेस्ट पे, थोड़ा सा मॉक टेस्ट पे थोड़ा सा चर्चा करिएगा। जी सर, मॉक टेस्ट का देखो ऐसा है कि CGL के लिए आपको क्या करना होता है। सबसे पहले तो अपना बेसिक क्लियर कीजिए, जो भी सब्जेक्ट में आपको कुछ चीजें नहीं आ रही है वो किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज आ जाती है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर अभी 4-5 साल के पिछले सालों के जो भी सवाल है उस पर आपको कमांड बनानी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है मॉक टेस्ट। क्योंकि सर मॉक टेस्ट को एज अपन को रियल एग्जाम की तरह देखना चाहिए। कि मैंने ये देखा है, जितने आपके मॉक टेस्ट में नंबर आते हैं, अप्रोक्स उतना ही स्कोर रह पाता है मेन एग्जाम। तो राइट। मॉक टेस्ट से ये होता है कि एक आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है, वहां से आपको एक्यूरेसी अच्छी करने का एक मौका मिल जाता है और प्रैक्टिस मतलब अच्छी हो जाती है। तो मॉक टेस्ट तो आपको एक बार ऐसा है कि 50-60% यदि आपका सिलेबस हो जाता है, तो आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। और मॉक टेस्ट देने से ज्यादा ज्यादा टाइम आपको उसके एनालिसिस में लगाना चाहिए। क्योंकि सर स्कोर का इंप्रूवमेंट वहीं से होगा। जहां तक अपन अच्छे से मॉक टेस्ट नहीं देंगे और उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तो पढ़ भले कितना भी ले, लेकिन वो स्कोर में इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। तो मॉक टेस्ट पे आप स्पेशल फोकस कीजिए। लेकिन वो कब करना है, जब एक बार आपने अपना थोड़ा सा सिलेबस कर लिया है। फिफ्टी बिल्कुल। सिक्सटी परसेंट होते ही आप मॉक टेस्ट की तरफ जा सकते हैं। राइट। ठीक है, तो आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प भी मिलेगी ये स्ट्रैटेजी से। और मैं लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी जितने भी ऑडियंस है, आप भी मेहनत करिए, और जिस तरीके से मैंने प्रवीण जी को यहाँ पर इनवाइट किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी 2023 में सिलेक्शन मिले और आप भी यहाँ पर आए और काफ़ी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करें अपनी स्ट्रैटेजी क्या रही। क्योंकि होता क्या है कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी को अगर शेयर करें और लोगों का कुछ अच्छा ही हो, भला हो उससे, तो काफ़ी अच्छा लगता है।
और खुद में भी काफी अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं हमें सहयोग करना चाहिए एक दूसरे का। तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, वहां पर भी आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पर काफी टॉपर्स ऑलरेडी उस ग्रुप में हैं। अगर आपको कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेरी है, वहां पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो बस यही कहूंगा आप लोगों के लिए, फ्यूचर के लिए मैं यही कहूंगा, ऑल द बेस्ट। और प्रवीण जी को थैंक यू बोलूंगा। बस इतना ही रखते हैं। ओके, टेक केयर, थैंक यू।